हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक जो इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, रशिया और यूक्रेन का इशू और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडिया पर। ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है एसएसबी लेक्चरेट ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि इसमें आपको जो भी एसएसबी लेक्चरेट, पहले तो क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एसएसबी लेक्चरेट्स होता है, एसएसबी के कोई भी डिफेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके अंदर एक पॉइंट होता है लेक्चरेट का और ग्रुप डिस्कशन का, या किसी भी और ग्रुप डिस्कशन के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या किया जाता है कि एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपको 3 मिनट के लिए नॉन स्टॉप बोलना होता है। तो उस हिसाब से लेक्चरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, और साथ ही मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर कर दें। और साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर मिल जाएगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हमारी वीडियो है रशिया और यूक्रेन का जो इशू है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के, नेवी एसएसआर और जो भी अदर हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इशू भी टॉपिक में और करंट अफेयर का वेटेज आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी ना किसी करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हुआ शुरू कैसे हुआ। रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू तो हुआ है अभी, आप सबको लग रहा है कि अभी शुरू हुआ है, पर ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रशिया सबसे पहले शुरू कैसे हुआ, रशिया और यूक्रेन का विवाद। तो 1915 में आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई थी। उसके बाद 1917 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में 1915 में रशिया लड़ा था, तो इसी वजह से वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, जिसे बोलते हैं रशियन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। इसका नाम है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ये कब हुआ था? 1917 में। उस टाइम सार निकोलस सेकंड था, वो रशिया का किंग था। और जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था वो लेनिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो एग्जाइल में रह रहा था जर्मनी में। और वो वापस आके उसने अपना रूल स्टेब्लिश करा था जर्मनी में, और सार निकोलस सेकंड को ओवरथ्रो कर दिया था वहाँ से। और इसी वजह से 1922 में जब वो रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ तो 1922 में लेनिन ने नींव रखी यूएसएसआर की। कब? 1922 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, जिसके यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूनाइटेड सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हिंदी में सोवियत संघ भी बोला जाता है। ये 1991 तक रहा। 1991 में यूएसएसआर 15 कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। और इसी यूएसएसआर ने 1971 के वॉर के टाइम पे इंडिया का बहुत हेल्प करी थी। ये सब आप जानते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसके अभी भी 50 साल पूरे हुए हैं, उसका भी ये भी करंट अफेयर में था। तो इसमें हेल्प करी थी तब यूएसएसआर था, रशिया नहीं था। तो 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 15 कंट्रीज़ में, जिसमें मेजरली कंट्रीज़ कौन सी हैं? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये और रशिया, मेनली ये 15 कंट्रीज़ हैं जिसमें टूटा। और इसी में से रशिया और यूक्रेन दो मेन कंट्रीज़ हैं जो आज हमारे सामने हैं। अब मॉडर्न डे बोन ऑफ कंटेंशन। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? ये बोन ऑफ कंटेंशन एक इंग्लिश का फ्रेज है जो सिमिलर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है? इन दोनों का मतलब एक ही है, बोन ऑफ कंटेंशन हो या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो। इसे आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सभी को, बल्कि पॉइंट्स को, इनको सबको आपको नोट डाउन करते रखना चाहिए। वैसे भी मैं इसको आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम एस्पायर्ड ब्रेन्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, उसी नाम से है। तो आप उस पर जाकर या तो सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की क्या है? मुसीबत की जड़, या जिस बात को लेके झगड़ा हो रहा है, सेंट्रल झगड़े की वजह क्या है, उसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये शुरू कब हुआ? शुरू तो ये हुआ जब अर्ली 2000s में नाटो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 1949 में। 1949 में बनी थी, और ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, जैसे अमेरिका, यूके और जो भी यूरोप है, इस सब की कंट्रीज़ को मिलाकर 30 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो मिलिट्रीली हेल्प करता है अपने
जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो इसने इंटरवीन किया, या फिर अर्ली 2000 में यूक्रेन को इसने एक वो ऑफर दिया कि आप नाटो में ज्वाइन कर लो। तो रशिया ने इस बात का बहुत विरोध किया। क्यों? क्योंकि रशिया इस बात के अगेंस्ट इसलिए था कि रशिया को लगता था कि अगर नाटो के मेंबर बन गया यूक्रेन तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि रशिया का मेनली जो कोल्ड वॉर से या पहले से ही दुश्मन है वो है अमेरिका। और अमेरिका अगर रशिया और नाटो में शामिल हो गया अगर यूक्रेन, तो अमेरिका की और यूएस की फोर्सेस बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएंगी। इससे एक डायरेक्ट वॉर की स्थिति आ सकती है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसलिए रशिया को ये सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखा गया, क्योंकि फोर्सेस एंटर कर सकती थी यूक्रेन में। यूक्रेन जो था एक बफर स्टेट था यूरोप और रशिया के बीच में। इधर रशिया है और इधर यूरोप है, तो इसीलिए, और यूक्रेन बीच में है, इसीलिए ये एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। जैसे 1949 तक तिब्बत कर रहा था इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे तिब्बत था और इधर इंडिया था, ये इंडिया था। तो इसीलिए तिब्बत भी एक बफर स्टेट का काम कर रहा था, पर वो भी चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1949 में ही। ऐसे ही ये भी एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। और यूक्रेन के थ्रू बहुत सारी गैस पाइपलाइंस जो थी वो रशिया और यूरोपियन यूनियन को जोड़ती थी। तो ये भी एक ट्रेड के विषय में भी एक सोचने लायक वो था मुद्दा। तो रशिया ने इसे रोकने के लिए, डिबार करने के लिए, रशिया स्टार्टेड ट्राइंग टू डिबार यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो by attacking Ukraine and capture Crimea island having complete control over Sea of Azov in 2014। तो ये 2014 में पहले एक बार अटैक कर दिया था, जैसा अब अटैक चल रहा है सही अटैक कर रहा था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। उस टाइम क्रीमिया आइलैंड है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा क्रीमिया आइलैंड कहाँ पे है। ये देखिए, ये रहा क्रीमिया आइलैंड, ये रशिया है पूरा इधर यहाँ तक, और ये है पूरा यूक्रेन। तो ये इस क्रीमिया आइलैंड पे अटैक कर दिया था रशिया ने, और इस पूरे क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन से छीन के अपना एरिया बना दिया था, और सी ऑफ एजोव पे कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था रशिया ने। इसी वजह से क्या हुआ, जो 2014 में एक लड़ाई लड़ी गई इसी जिसमें क्रीमिया आइलैंड पूरी तरीके से कब्जा लिया गया। अब वो लड़ाई रुकी कैसे, जैसे अभी हमने देखा कि अभी तो लड़ाई रुक गई, तो ये रुकी मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, मिन्स्क एग्रीमेंट साइन। अब मिन्स्क है कहाँ? मिन्स्क एक यूक्रेन के नॉर्थ में कंट्री है, बेलारूस, उसकी कैपिटल है मिन्स्क। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बेलारूस, इसकी कैपिटल है मिन्स्क। यहाँ पे साइन हुआ था, इसलिए इसे मिन्स्क एग्रीमेंट बोलते हैं। जनरली जो एग्रीमेंट जिस कंट्री में साइन होता है या जिस सिटी में साइन होता है, उस सिटी के नाम को ही उस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे रामसर, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, रामसर कन्वेंशन ईरान में है। या फिर आप बोल सकते हो शिमला अकॉर्ड, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, शिमला में हुआ था। ऐसे बहुत सारे वो हैं। तो अब जो 2014 में तो रशिया ने क्या किया था कि क्रीमिया आइलैंड को कर लिया था, यूक्रेन से छीन लिया था। और इसी बात के लिए वेस्ट ने, जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोप और यूएस और वो ब्रिटेन, उसने बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे रशिया पे, जो आपने अभी सुने होंगे। जैसे स्विफ्ट का सैंक्शन लगा हुआ है, सबसे बड़ा सैंक्शन है ये, बैंकिंग से रिलेटेड, इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड ये सैंक्शन लगा हुआ है रशिया पे। ऐसे ही बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे जो आज भी फोर्स में है, कुछ तो उनमें से आज भी लगे हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब जो चल रहा है 2022 में, क्या चल रहा है, तो 2022 में रशिया ने क्या किया, सबसे पहले ये लुहांस्क रीजन और ये दोनेस्क रीजन, यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की थोड़ा परसिक्यूशन के बारे में, कि इन पे भेदभाव होता है, इस बारे में थोड़े वो हैं, केसेस आए हुए हैं। तो उसने, रशिया ने पहले भी यही किया था कि इसे आज़ाद कर दिया अपनी तरफ से, इसे आज़ाद देश मान लिया एक। और उसके बाद क्या किया, इधर इसे बचाने के लिए आर्मी उतार दी अपनी उसकी। यहाँ पे आप सबको पता ही है कि इधर इधर उसकी वो चल रही थी मिलिट्री ट्रेनिंग कई दिनों से रशिया और बेलारूस में। तो यहाँ से आर्मी आ गई, इधर से उसने आर्मी उतारी थी रशिया के बॉर्डर से। नेवी उसकी सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी से आ गई, ओडेसा वाली न्यूज़ आपने सुनी होगी। इस तरह तीन तरीके से, थ्री फ्रंट वॉर से घेर लिया यूक्रेन को रशिया ने। तो ये अभी लुहांस्क और दोनेस्क मेन रीजन है। तो ये लिखा हुआ है, रशिया ने रिकॉग्निशन दे दिया लुहांस्क और दोनेस्क को, यूक्रेन के रीजन जो है, और वहाँ पर ट्रूप्स भेज दी जिससे वो फ्री कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ऐसा किया क्योंकि लुहांस्क और दोनेस्क रीजन को ही क्यों, और भी तो रीजन थे, उन्हें क्यों नहीं किया।
तो सबसे पहले तो ये इशू वहाँ पर है, जैसे डिप्लोमेटिक और लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन के इशू वहाँ पे काफ़ी हैं। और एक है मेन जो है आर्टिकल 7 ऑफ यूएनओ। अब ये क्या है, तो आर्टिकल 7 में यूएनओ के आर्टिकल 7 में कहा गया है कि कोई भी कंट्री डायरेक्ट किसी कंट्री पे अटैक नहीं कर सकती, पर अगर हाँ कोई रीजन है उस कंट्री का जो कह रहा है कि हम परसिक्यूशन का शिकार है और आप उससे हेल्प मांग रहे हो कि हमें आज़ाद करा दो, तो वो कंट्री उसे एक अलग कंट्री का रिकॉग्निशन देके अटैक कर सकती है, उसे फ्री कंट्री रिकॉग्नाइज करके उसके हेल्प करने के लिए आ सकती है। जैसे अगर चाहे इंडिया, जैसे इंडिया करने की कोशिश करे, इंडिया बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उसे वो भी मांग रहा है, अगर वो रिटर्न में दे दे इंडिया को कि हमें हेल्प करवाओ, इससे हमें आज़ाद करवाओ, तो इंडिया उसे एक अलग कंट्री मान के पाकिस्तान में जाके अटैक करवा सकता है, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करी थी। सेम वही तरीका, इसीलिए जो आर्टिकल 7 है यूएनओ को, इसलिए यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी रशिया का अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाया, स्ट्रिक्ट एक्शन, सिर्फ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, वो भी यूएसए के। यूएसए भी किस उससे सैंक्शन लगाता है, उसके कार्ट्सा एक्ट से, काउंटरिंग एंटी अमेरिकन टेररिस्ट बाय सैंक्शन एक्ट, थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये उसका एक्ट है, इसके थ्रू वो सैंक्शन लगाता है। तो अब ये क्या है, डोनबास रीजन बोलते हैं इसे, जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है ना, इसे कंप्लीट में डोनबास रीजन बोल देते हैं। तो ये मोस्टली रशियन स्पीकिंग है, इसलिए इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखित में दे दिया उन्हें, और उन्होंने आर्मी उतार दी रशिया ने। तो फ्रांस और जर्मनी का इशू क्या था, फ्रांस शुरुआत में इस मुद्दे से नाराज था क्योंकि वो ओकस डील से नाराज था। ओकस डील क्या है सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इनकी डील हुई थी न्यूक्लियर सबमरीन को लेके। फ्रांस, तो फ्रांस की उस टाइम डील चल रही थी ऑस्ट्रेलिया से डीजल सबमरीन्स वाली, उसे ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया था ओकस के वजह से, तो फ्रांस इस वजह से गुस्सा था। और जर्मनी का क्या था, नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जा रही थी रशिया से यूक्रेन से होते हुए, उसकी वो उस पर सैंक्शन लगाए गए थे, उसे डिले कर दिया था, इसलिए वो जर्मनी को भी इशू थे, पर वो लेटर ऑन तो सब यूरोप की कंट्रीज हैं, इसलिए यूरोप के साथ ही देंगी। अब हम ये तो अभी तक चल रहा है, इसके बारे में इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अभी कोई फाइनल डिस्कशन हुआ नहीं है इस बारे में, फाइनल कोई रिजल्ट आउटकम आया नहीं है, अभी इन्वेजन चल ही रहा है। तो इन्वेजन वो कहते नहीं, वो तो मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं इसको रशिया, तो मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है कि हम इन दो कंट्रीज़ को, जो लुहांस्क और डोनेस्क को अलग अलग कंट्रीज़ मान के इनको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। पर वो बात दूसरी है कि रशिया भी हाँ ये पूरी एरिया को ही अलग करना चाह रहा है, उसे लैंडलॉक कंट्री बनाना चाह रहा है यहाँ से यहाँ तक। उससे क्या होगा, ये एरिया रशिया अपने कब्जे में ले लेगा, तो ये एक पूरा लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा, जिससे नेवी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेवल फोर्सेस यहाँ पे, नहीं तो नेवल फोर्सेस यहाँ पे अमेरिका की कभी भी आ जाती थी, अब वो आ ही नहीं पाएंगे ब्लैक सी में। तो मैं भी आगे बताऊंगा ब्लैक सी का क्या सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें अगर लेक्चरेट की बात करूँ या ग्रुप डिस्कशन की बात करूँ तो हमें ये तो बोलेंगे रशिया यूक्रेन बाहर कंट्रीज है, हमें क्या मतलब, हमें तो इंडिया से रिलेशन जानने हैं ना, उनके इंडिया से क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया के साथ ये एक टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड है रशिया। रशिया ही रशिया ही नहीं, यूक्रेन भी था, यूक्रेन बोल रहा हूँ, सॉरी, यूएसएसआर। यूएसएसआर जो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है उसमें एक ट्रीटी अकॉर्ड करी थी, क्या साइन करी थी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971। इसके थ्रू, इसकी वजह से इंडिया वो यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन ओशियन में लेके आ गया था, जब जब इंडिया को हेल्प चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प के लिए अपना 7th फ्लीट भेज चुका था, 7वां बेड़ा। ठीक है, तो इसी ट्रीटी की वजह से आया था, तो ये एक फ्रेंड तो था हमारा, कई बार हेल्प करी। अभी यूएसएसआर ने सपोर्ट किया इंडिया को मैंने इशूज़ पे, जैसे कश्मीर का, गोवा का जो पोर्टुगीज से लड़ाई हुई थी, और इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट था जब पूरी नॉन प्लोरिफेशन ट्रीटी थी और सीटीबीटी थी, इस पर इंडिया ने साइन नहीं किया था, फिर भी उसने न्यूक्लियर टेस्ट फायर कर लिया। तो इस पर भी सिर्फ सारा दुनिया के खिलाफ थी, सिर्फ एक रशिया ही हमारे साथ था। तो और रशिया ने 3 बार वीटो करा है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, जो 1971 में हुई थी, जिसके भी 50 साल पूरे हुए। हमारे राष्ट्रपति गए थे वहाँ पे करंट अफेयर्स के सेशन में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये भी हुआ था 3 बार, और ओपनली सपोर्ट किया था उसने इंडिया का 370 आर्टिकल 370 जब हटा था, तो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले, और यूएन में काफ़ी इशू उठा था इस बारे में, कश्मीर के पाकिस्तान ने काफ़ी इशू उठाया था कश्मीर के लिए, तब भी
ओपनली सपोर्ट किया गया था रशिया से हमें ओपनली सपोर्ट मिला था, तो इसलिए रशिया हमारा एक प्राइम ट्रस्टेड फ्रेंड तो है। अब हमारी कहीं डिफेंस डील भी हो रखी है, 60% से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता है हमारा। कौन कौन सा, जिसमें से कुछ मेन हम बात कर लेते हैं। देखो अभी मेन की बात करते हैं। S-400, सुकोई M30, सुकोई Su-30 MKI, T-90 भीष्म टैंक, अकुला न्यूक्लियर सबमरीन, INS विक्रमादित्य, AK-203 राइफल। ये बल्कि अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन लिख लेना। AK-203 राइफल रशिया से ली जा रही है। कहाँ पे इसका प्लांट भी बना है? झांसी में, यूपी। ठीक है। MiG-21, MiG-29 ये सब वो हैं जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। और कुछ जॉइंटली प्रोड्यूस भी है, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट वो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। ये तो क्वेश्चन पता होगा, क्रूज मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक में अंतर पता है? ये अगर नहीं पता तो मैं फिर एक कमेंट में बता देना, आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये इल्यूशन सेकंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और कामोव KA-226 हेलीकॉप्टर है। ये सब हम डील ले रहे हैं, वो जॉइंट डील बना रहे हैं हम रशिया के साथ इन सब की। और डिफेंस डील हो चुकी है हमारी लगभग 16 बिलियन की। 2+2 डायलॉग हम सिर्फ फ्रांस, यूएसए और रशिया के साथ करते हैं। सबसे पहले रशिया के साथ, फिर यूएसए के साथ, और अब फ्रांस के साथ भी करने लगे। रशिया के साथ तो करते ही हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एक तो ये बनेगा कि कैपिटल क्या होंगी उन कंट्री की, सबको पता है रशिया की क्या है, मॉस्को। या आप कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यूक्रेन की क्या है? कीव। सॉरी, ये क्यों नहीं चल रहा भाई। चलो, नेबर्स ऑफ यूक्रेन कौन कौन से हैं ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। वैसे मैंने लगाया होगा मैप आगे भी, ये रहा। यहाँ पे पूरा नहीं है, आप देखो। एक तो रशिया है ये पूरा खुद, इधर तक। इधर बेलारूस है जिसकी कैपिटल मिन्स्क है, मिन्स्क एग्रीमेंट 2015। पोलैंड है इधर, लिख लेना है आप ज़रूर। ये स्लोवाकिया, ये हंगरी, ये रोमानिया, और ये मोल्डोवा, ये लिखा हुआ। ठीक है, 7 है, इन्हें आप लिख लेना। ठीक है, ये मोल्डोवा, रोमेनिया, यहाँ पे हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, बेलारूस और रशिया। ठीक है, 7 इसके नेबर्स हैं। नेबर्स पता लग गए। नाटो 1949 में बना था, सबको पता चल गया होगा अब तक तो। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, सी ऑफ अजोव, क्रीमिया आइलैंड, ये सब कहाँ है? क्रीमिया आइलैंड का तो पता लग गया। अब सी ऑफ अजोव कहाँ है ये भी पता लग गया। ये रहा आपका सी ऑफ अजोव, ये रहा क्रीमिया आइलैंड, और ये नीचे पूरी ब्लैक सी है। सी ऑफ अजोव ब्लैक सी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, एक बचे बाल्टिक सी और बाल्टिक नेशन, इसे हम देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा, ये जो है ना, ये पोलैंड है। ये तो इसके पूरे हैं, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, ये तो उसके वो हैं नेबर्स। ये जो ऊपर बचा ना वाइट एरिया, ये है कौन सी? बाल्टिक सी। और ये एस्टोनिया, लैटविया और लुथेनिया, ये है बाल्टिक नेशंस। ठीक है, 3। ओके, बाल्टिक सी और बाल्टिक नेशन हो गए। अब है निप्रो रिवर। ये निप्रो रिवर, एक ट्रेंड देखा गया है कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो कैपिटल्स के आसपास से जो रिवर बहती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीके से इस रिवर के बारे में पूछ सकते हैं। ये जो ये रिवर है, ये रही कीव के पास से जा रही है, कीव के अंदर से, तो निप्रो रिवर। तो निप्रो रिवर के बारे में, ये कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है उसके पास से जा रही है, उसके किनारे स्थित है कीव। चर्नोबिल और ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है किसके? इसके, यूक्रेन के। ये रहा ज़ैपोरोजिया यहाँ पे है, और चर्नोबिल यहाँ पर है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी उसमें लोकेटेड है कंट्री में। और एक है लार्जेस्ट पावर प्लांट, वो लार्जेस्ट पावर प्लांट है ज़ैपोरोजिया। मरिया, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ वर्ल्ड, ये है मरिया। ये क्वेश्चन CDS में आया था इस बार। और ये AK-203 राइफल वाला भी क्वेश्चन CDS में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर से अपने
आप कर लें तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हो, और हमारी वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूरी कर लें। और आपको अगर और भी किसी क्वेश्चन, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह हमारी डेली वीडियो आती रहेंगी। अभी तो ये एक तरीके से करंट अफेयर का सेशन था। और हमारी वीडियो इंग्लिश पे भी आएंगी, मैथ्स पे भी आएंगी, और जल्दी ही आती रहेंगी। लगभग आपको एक तरीके से पूरा CDS की या और भी अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। क्योंकि करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश और मैथ्स हर उसमें आते ही है एग्ज़ाम में। तो यही था आज के लिए बस। थैंक यू वेरी मच। और ज़रूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।